हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे मानचित्र पर बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको उससे संबंधित नोटिफिकेशन तुरंत मिले, इसके लिए आप बेल का बटन भी दबा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मानचित्र हमारी जो वास्तविक पृथ्वी होती है उसका जो लघु प्रतिरूप होता है ग्लोब, उसके बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना। तो ग्लोब पर क्या है कि हम पूरी पृथ्वी को अगर हमें समझना है तो हम उसे ग्लोब के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उसके किसी भाग विशेष को या कि उसकी सतह के किसी भाग को समझने के लिए ग्लोब उतना उपयोगी नहीं होता है जितना कि मानचित्र होता है। दोस्तों, मानचित्र हमारी जो वास्तविक पृथ्वी है, जो कि आप ग्लोब पर देखते हैं, उसका पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को विभिन्न प्रकार के पैमाने के आधार पर जब एक साथ रख दिया जाता है तो उसे हम एटलस कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं मानचित्रों के प्रकारों को। वैसे तो दोस्तों, मानचित्रों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से उसके 3 प्रकारों को समझेंगे। उनमें पहला है भौतिक मानचित्र, जबकि दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, व तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम हमारी पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाया जाता है। जबकि राजनीतिक मानचित्र पर विभिन्न देशों व सीमाओं को दर्शाया जाता है। जबकि थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत किसी विशेष प्रकार की जानकारी को प्रदान किया जाता है, जैसे कि हमें वर्षा वनों के बारे में जानना है, या वर्षा के वितरण के बारे में जानना है, या उद्योगों के वितरण के बारे में जानना है, तो उनके आधार पर हम वर्षा मानचित्र को देख सकते हैं संपूर्ण विश्व के या किसी क्षेत्र विशेष के, व उद्योगों के वितरण को भी देख सकते हैं। इस प्रकार इन पर किसी विशेष प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं किसी भी मानचित्र के जो इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण घटक होते हैं उन पर। तो दोस्तों, किसी भी मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उनमें पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। तो दोस्तों, हमारी जो वास्तविक पृथ्वी है उसका जब हम किसी चपटी सतह पर पैमाने के माध्यम से जो चित्र बनाते हैं तो उसके लिए हम छोटे व बड़े स्थानों को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के पैमाने का उपयोग करते हैं, ताकि उसका आकार नहीं बिगड़े। इसके लिए जैसे कि किसी बड़े भाग को हमको मानचित्र पर दर्शाना है तो उसके लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमें 500 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर दर्शाना है तो उसके लिए हम मान सकते हैं जैसे कि 500 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। ऐसे ही हमें 500 मीटर की जैसे दूरी को मानचित्र पर दर्शाना है तो उसके लिए हम मान सकते हैं जैसे कि 500 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर
100 मीटर। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि छोटे व बड़े पैमाने के माध्यम से हम मानचित्र के जो आकार है उसको हम संतुलित बना के रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम दिशाओं को समझते हैं। आपने देखा होगा कि मानचित्र पर उसके ऊपर की साइड में दाहिनी तरफ एक तीर का सा चिन्ह होता है और उसके ऊपर एन लिखा हुआ होता है। उस एन का मतलब होता है उत्तर दिशा। दोस्तों अगर हमको उत्तर दिशा का पता लग जाता है तो उसके बाद हम शेष दिशाओं को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि दक्षिण, पूरब व पश्चिम दिशाओं को। इसके अलावा हम दिक्सूचक यंत्र से भी दिशाओं का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 सुइयां होती हैं उत्तर व दक्षिण। उनसे हमें उत्तर व दक्षिण दिशा का पता लग जाता है। शेष पूरब व पश्चिम दिशा का अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों दिशाओं के माध्यम से हम किसी स्थान की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों ये 4 दिशाएं होती हैं, इन्हें हम प्रधान दिक बिंदु कहते हैं। इनके अलावा इनके बीच में 4 अन्य दिशाएं और होती हैं, जैसे कि उत्तर व पूरब के बीच में उत्तर पूरब दिशा, व दक्षिण व पूरब के बीच में दक्षिण पूरब दिशा, इसी तरह उत्तर व पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा, व दक्षिण व पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। अब हम मानचित्र पर दर्शाए जाने वाले प्रतीकों को समझते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार की आकृतियों व उनके आकारों को मानचित्र पर दर्शाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ छायाएँ, रंग, रेखा आदि जैसे रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन रूढ़ चिन्हों की भाषा सार्वभौमिक होती है और इनको दर्शाने से हम किसी भी मानचित्र पर आसानी से उनको समझ सकते हैं। और जैसे कि हमको किसी भी मानचित्र पर पर्वतों को देखना है तो उसके लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि मैदानों को देखने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जल का वितरण देखना है किसी भी मानचित्र पर हमें, तो उसके लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम मानचित्र के प्रमुख घटकों को समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा 2 और प्रमुख चीज़ें होती हैं, उनको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला है रेखाचित्र। दोस्तों रेखाचित्र बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया एक आरेखन होता है, जो कि हमारे अनुभव व याददाश्त पर आधारित होता है। जैसे कि इसे समझते हैं हम एक उदाहरण के रूप में। जैसे मुझे मेरे दोस्त के घर पर जाना है, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मैं उसका एक रेखाचित्र बनाऊंगा। उसके माध्यम से मैं अपने दोस्त के घर पर पहुंच सकता हूं। इसी तरह दोस्तों एक होता है खाका। खाके का मतलब होता है यह छोटे स्थानों को बड़े पैमाने पर दर्शाने की एक विधि होती है, एक चित्र होता है। इसमें जैसे कि जिन स्थानों को या जिन चीज़ों को मानचित्र पर दर्शाया नहीं जा सकता या दर्शाना थोड़ा ठीक नहीं लगता, उनके लिए खाके का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मुझे अपने घर की लंबाई व चौड़ाई को समझना है, तो इसके लिए मैं खाके का उपयोग कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपसे मानचित्र के बारे में विस्तार से बात की है। इसके साथ ही मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप मानचित्र को अगर ढंग से समझना चाहते हैं, तो मैंने जो बातें मानचित्र से संबंधित आपको इस वीडियो में बताई हैं, उनको आप एक मानचित्र लें और उस पर इन सभी चीज़ों को बारीकी से इनका अवलोकन करें। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी मानचित्र को लेकर समझ बहुत अच्छी हो चुकी है, और मैं कहना चाहता हूँ कि यह आपकी आगे भी बहुत सी चीज़ों को समझने में बहुत मदद करेगी।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित आप अपने सुझाव हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।